हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ योर केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर राहुल। वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी ट्यूटर, जहां पर क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को बिल्कुल आसान तरीके में पढ़ाया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैसेस इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी को आप ऐसा समझिए कि मान लेते हैं आपके पास एक बीकर है और उस बीकर में आपने थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है। दैट इज, अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका वाटर है वो एक्ट एज अ सॉल्वेंट होगा और सॉल्ट यहाँ पे एक्ट एज अ सॉल्यूट होगा। तो लेट सपोज हम करते हैं कि एक चम्मच हमने सॉल्ट डाला वाटर में, वो जाके वाटर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। हमने 2 चम्मच डाला, वो भी जाके सॉल्ट आपका वाटर में डिजॉल्व हो गया। हमने 3 चम्मच डाला, वो भी आपका वाटर में जाके डिजॉल्व हो गया। हमने 4 चम्मच डाला, वो भी वाटर में जाके क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। जैसे ही हमने 5वां चम्मच डाला सॉल्ट का वाटर में, अब सॉल्ट आपका वाटर में डिजॉल्व होना बंद हो गया। दैट इज सॉल्युबिलिटी। आप ऐसा समझिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज सॉल्युबिलिटी। कि कितना आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व हो रहा है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। आई होप आपको समझ में आएगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कि कितना आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व हो रहा है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी आपकी दो प्रकार की होती है। पहली होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। दूसरी सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को आप ऐसा समझिए, कंसीडर कि आपके पास एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो आप ऐसा समझिए कि सॉल्यूट आपका क्या, सॉल्ट है, और सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि वो सॉल्यूट को हम ऐड कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। तो कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट में जाके क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। कुछ मैंने बोला कुछ पार्टिकल आपके क्या होंगे, सॉल्यूट के क्या हो रहे हैं, सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। और सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि आपका जो पानी था पहले कम नमकीन था, अब पानी आपका कैसा हो गया, ज्यादा नमकीन हो गया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन बोलते हैं। कि जब आपका सॉलिड सॉल्यूट जब आपका ऐड हो रहा है किसी सॉल्वेंट में, तो कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपके क्या हो जा रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहे हैं, जिसके वजह से आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज द डिसॉल्यूशन। वहीं पे आप देखोगे कि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके वजह से आपका जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट आउट हो जा रहे हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन से। इट मीन्स कि वो आपके डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो आपका बीकर में आप देखोगे नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सो सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विथ द solute particles and get separated out of the solution. This is known as the crystallization. अब ये जो आपकी डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। और ये कब तक चलती रहेगी, जब तक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम नहीं हो जाता है। इट मीन्स
कि ऐसा सॉल्यूशन हमें मिलेगा जहां पे सॉल्यूट अब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा एट अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जहां पे अब आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो गया है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो एट दिस स्टेज आप देखोगे कि जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अब इंटर होंगे इनटू द सॉल्यूशन में, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके क्या हो रहे होंगे? सेपरेटेड आउट हो जा रहे होंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन से, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम रिएक्शन से समझते हैं। तो हमारे पास क्या था? सॉल्यूट था, हमने सॉल्यूट को किस में डाला? सॉल्वेंट, तो वो आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सो अंडर द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपका जो सॉल्यूशन है उससे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी क्या हो जा रहा है? सेपरेटेड आउट हो जा रहा है। इट मीन्स कि जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन बना रहा है, उतने ही सॉल्यूशन से आपका क्या हो रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जा रहा है? सेपरेटेड आउट हो जा रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है आपकी कौन सी होती है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो अभी आपने पढ़ा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जहां पे अब आपका एक भी सॉल्यूट का पार्टिकल आपका डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, किसमें? इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी टाइप का एक और आपका सॉल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आप देखोगे कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स अभी और डिसॉल्व हो रहे होंगे इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सो दैट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लिखते हैं सच अ solution in which more number of solute particles can be dissolved in a given amount of solvent। तो आई होप आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जहां पे आपका सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप देखोगे ऐसा सॉल्यूशन जहां पे अभी और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके क्या हो रहे होंगे? डिसॉल्व हो रहे होंगे इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सो दैट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो सबसे पहले आपका आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड आपका है टेम्परेचर, और आपका लास्ट वन इज दैट इज द प्रेशर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम देखते हैं कि हर कोई सॉलिड आपका लिक्विड में आपका डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो सॉलिड यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज द सॉल्यूट, और लिक्विड आपका यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। तो ऐसा देखा गया है जब तक आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन सिमिलर नहीं होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तब तक आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। इट मींस लाइक डिसॉल्व लाइक। आप लाइक डिसॉल्व लाइक को आप ऐसा समझिए जैसे एक सेंसिटिव पर्सन दूसरे सेंसिटिव पर्सन की फीलिंग को इजीली समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की जो इमोशनल पोलैरिटी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, दो लोग जिन्हें म्यूजिक, बुक्स या ट्रैवल का बहुत शौक होता है, तो वो नेचुरली एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी इंजॉय कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। सो इन द सिमिलर वे, जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर नहीं होगा, तब तक आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहीं पे आपका आता है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो किस में डिसॉल्व होगा? आपका पोलर सॉल्वेंट में, और जो आपका नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किस मॉलिक्यूल को हम पोलर और नॉन पोलर बोलेंगे? तो चलिए उसको समझते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है?
A molecule in which the distribution of electrons unevenly between the atoms and it leads to the formation of partial positive charge and partial negative चार्ज। तो पोलर मॉलिक्यूल हम उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे जहां पे आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं हो रहा होगा। तो उसके वजह से क्या हो रहा होगा, किसी एक एटम पे आप देखोगे पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा, और एक एटम पे देखोगे कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। वहीं पे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे? अ मॉलिक्यूल in which equally distribution of electrons between the atoms and no charge is appear on the atoms। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे आप देख रहे होगे जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो रहा होगा? इक्वली हो रहा होगा। अगर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो दूसरे के पास भी कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। तो इस कंडीशन में किसी के ऊपर ना तो पार्शियल निगेटिव चार्ज अपीयर होता है, ना तो किसी के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे किसके ऊपर पार्शियल निगेटिव होगा, कौन पार्शियल पॉजिटिव होगा? तो ये आपका डिपेंड करता है, आपका it depends upon the electronegativity difference and net dipole moment। net dipole moment। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऐसा समझिए कि एक ये क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि ये डिस्क्राइब करती है कि किसी एटम की कितनी टेंडेंसी है या किसी फंक्शनल ग्रुप की कितनी टेंडेंसी है जो कि अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी which describe the tendency of an atom or a functional group to attract the electron toward itself, that is called the electronegativity। और जो आपका डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है? डायपोल मूवमेंट आप ऐसा समझिए कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पोलैरिटी आ रही है, या आप ऐसा समझिए टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट। तो अभी हमने बात की कि जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड नेट डायपोल मूवमेंट पे। तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे, किस कंडीशन पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे आपका पोलर हो जाएगा और आपका कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। इफ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.5 होगी तो वो मॉलिक्यूल आपके लिए क्या होगा? पोलर होगा। वहीं पे इफ अगर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अगर लेस देन 0.5 है तो वो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है HCl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या बन रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो अराउंड होती है 2.1 और क्लोरीन की कितनी होती है, दैट इज द 3.0। तो यहाँ पे हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करें तो कितना आएगा, 3 माइनस 2.1, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, अराउंड 0.9। तो ये 0.9 0.5 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये आपका कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो 0.9 इज ग्रेटर देन 0.5, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका जो HCl मॉलिक्यूल आपका कैसा है, पोलर है। अगर आपका HCl मॉलिक्यूल पोलर है तो यहाँ पे आप क्लोरीन देखोगे वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और वहीं पे हाइड्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन से जो शेयर किया इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ गई, इनके ऊपर पोलैरिटी आ गई। वहीं पे हम देखते हैं नॉन पोलर की बात करते हैं। तो नॉन पोलर की कंडीशन क्या थी आपकी, कि डेल्टा ई की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 0.5, तो वो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो आप देखोगे एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के बीच में क्या बन रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा। इस क्लोरीन की आपकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू होगी वो 3.0 होगी, इसकी भी कितनी होगी, 3.0। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 3 दैट इज द 0, और 0 आपका 0.5 से क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आपका ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो कैसा है, नॉन पोलर है। तो आप देखोगे जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें आपका सेम टाइप का एटम्स होगा, यहाँ पे देख रहे हो ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसमें आपके सेम टाइप के एटम्स है, ये भी आपका Cl है, ये भी आपका Cl। तो सेम टाइप ऑफ एटम्स जो भी आपके प्रेजेंट होते हैं जिस मॉलिक्यूल में, वो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। एग्जाम्पल आपका हो सकता है जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, देख रहे हैं इसमें आपका सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। ऑन द अदर हैंड आपके जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड जहां पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल आपका मीथेन दैट इज द CH4, इथेन दैट इज द C2H6। तो हम कंसिडर कर लेते हैं मीथेन। तो मीथेन में आप देखोगे जो बॉन्ड बन रहा होगा वो किसके बीच में बन रहा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू होती है वो अराउंड 2.5 होती है, और हाइड्रोजन की दैट इज 2.1। तो इनका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस 2.1, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज द अराउंड 0.4। और 0.4 है वो आपका 0.5 से क्या होगा, लेस होगा। तो ये सब आपके जो भी आपके कंपाउंड्स है कैसे हैं, आपके नॉन पोलर। यहाँ पे भी आप इथेन में भी आपके किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा। तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0.5 से लेस होगा। तो ये सब भी आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो ये रही बात आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। अब हम बात कर लेते हैं डायपोल मूवमेंट, कंसिडर करते हैं डायपोल मूवमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ CO2 मॉलिक्यूल पे आप देखोगे जो बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब जो CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इनके यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अराउंड दैट इज द 2.5, और ऑक्सीजन की होती है अराउंड 3.5। तो आप डेल्टा ई निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 माइनस 2.5, तो ये कितनी आ गई वैल्यू, अराउंड 1 आ गई, जो कि 0.5 से क्या है, ग्रेटर है। तो हम बोलेंगे कि जो CO2 है कैसा है, पोलर है। CO2 मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। तो अगर ये पोलर है तो हमें पता है जो ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है,
और जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पार्शली निगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर ये ऑक्सीजन भी क्या कर रहा होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आ गया होगा, पार्शली निगेटिव चार्ज। तो ये इनके ऊपर क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई। अब हम बात करते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट होता है इसका, वो कितना होगा, 0 होगा। नेट डायपोल मूवमेंट कितना आ रहा है इसका, 0। अब ये 0 कैसे आया, ऐसा समझिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दैट सपोज दैट इज द बॉल। तो एक पर्सन इस बॉल को इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा और एक पर्सन इस बॉल को इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, और दोनों का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, सेम होगा। लेट सपोज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इस बॉल पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा, नेट फोर्स वो कितना आ रहा होगा, 0। इन द सेम वे जो ये ऑक्सीजन है वो कार्बन को जिस फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, सिमिलर आपका ये वाला ऑक्सीजन भी इस कार्बन को इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा। तो यहां पे इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका क्या पोलर है, बट इसका जो नेट डायपोल मूवमेंट क्या है, वो 0 है। तो ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है आपका, जो CO2 है, वो आपका कैसा होगा, नॉन पोलर कहलाएगा, नॉन पोलर होगा। क्यों, क्योंकि इसका बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ये तो आपका पोलर हो गया, बट इसका जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, जो कि 0 नहीं होना चाहिए पोलैरिटी के लिए। अगर आपका कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उसका जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। वहीं पे हम बात करते हैं किसकी, वाटर की, दैट इज द H2O। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, बैंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.1, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। तो डेल्टा ई निकालेंगे तो कितना आएगा, 3.5 माइनस 2.1, तो ये कितना आ गया, 5 माइनस 1 4, और 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 1.4। तो 1.4 इज ग्रेटर देन 0.5। सो हम बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये कैसा मॉलिक्यूल है, आपका पोलर है। पर इससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर किसी का नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो वो आपका पोलर नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पार्शली निगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है, आई मीन इन द वाई डायरेक्शन में होगा, इन द वाई डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आपका जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो नेट डायपोल मूवमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। देख रहे हो ना, ऑक्सीजन आपका ये वाला, ये जो आपका ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन पे फोर्स जो लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और यही आपका जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से जो फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन लगभग आपकी एक ही डायरेक्शन में है। तो जो इसका डायपोल मूवमेंट होगा 0 इस बार नहीं हो रहा होगा। पर यहाँ पे आपका डायपोल मूवमेंट 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पे, ये ऑक्सीजन आपका इस कार्बन पे जो फोर्स लगा रहा था वो इस डायरेक्शन में लगा रहा था, और ये वाला ऑक्सीजन जो है इस कार्बन पे जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, आपका 0 नहीं होगा। तो आपका जो H2O होगा, जो H2O मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, पोलर होगा। कैसा होगा, पोलर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसे आप पोलर समझोगे और किसे आप नॉन पोलर समझो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आपकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जहां पे आप देख रहे थे कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपके क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहे थे सॉल्वेंट में, और
जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जा रहा था, उसी को हम क्या बोल रहे थे, डिसॉल्यूशन प्रोसेस। अगर आपकी डिसॉल्यूशन प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है, इट मीन्स कि वो एनर्जी अब्जॉर्व कर रही है। तो एट द सेम टाइम अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड आप देखोगे अगर आपका डिसॉल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, इट मीन्स कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो आप उसी टाइम अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको समझ में आएगा। अगर डिसॉल्यूशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो एट द सेम टाइम अगर हम इंक्रीज कर दें टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। बट वहीं पे आप देखोगे अगर डिसॉल्यूशन प्रोसेस आपकी कैसी है, एक्सोथर्मिक है, इट मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एट द सेम टाइम अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो ऐसा देखा गया जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो काफी क्या होता है, स्मॉल होता है और इनसिग्निफिकेंट होता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज द सॉलिड्स एंड liquids are incompressible in nature, incompressible in nature। इनकम्प्रेसिबल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉलिड में और लिक्विड में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होती है। तो आप प्रेशर लगाने से और ज्यादा पार्टिकल को पास नहीं ला पाएंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है वो काफी इनसिग्निफिकेंट होता है, या बोल सकते हो ना के बराबर होता है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, कि किसी गैस की क्या सॉल्युबिलिटी होगी किसी लिक्विड में। तो अभी आपने देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिड सॉल्युबिलिटी, जो कि काफी नेग्लिजिबल आ रहा था। बट यहीं पे अगर आप देखोगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसेस सॉल्युबिलिटी, तो आपका वो काफी सिग्निफिकेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास एक पिक्चर है, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका लो प्रेशर कंडीशन है और आपके राइट हैंड साइड में आपकी हाई प्रेशर कंडीशन है। लेट्स सपोज अभी आपकी लो प्रेशर कंडीशन है, तो यहाँ पे आपका नीचे साइड आपका जो लोअर पोर्शन है आपका लिक्विड है और अपर पोर्शन आपका जो शो हो रहा है दैट इज द आपके गैस के पार्टिकल है। तो लेट्स सपोज आपके गैस के पार्टिकल जब भी आपके लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ गैस के पार्टिकल क्या होंगे, आपके डिसॉल्व होंगे और एक ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेंगे। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जितने गैस के पार्टिकल इंटर हो रहे होंगे सॉल्यूशन में, उतने ही गैस के पार्टिकल क्या हो रहे होंगे, सॉल्यूशन से लीव आउट कर जा रहे होंगे। तो ये अभी कंडीशन हमने मान ली कि ये जो सिस्टम है आपका लो प्रेशर वाला जो सिस्टम है, ये आपका किस कंडीशन में आ गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इस पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि हमने क्या कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो इसके ऊपर हमने कुछ वेट रख दिया। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, आपके जो गैस के जो पार्टिकल है जो आपके दूर दूर थे वो पास पास में आ जाएंगे और उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि अब गैस के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक करेंगे एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन पे। तो आपके जो ये गैस है ये आपके क्या होंगे, लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती है। और ये सॉल्युबिलिटी कब तक इंक्रीज होगी, जब तक एक न्यू डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव नहीं कर लेते हैं। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करने से जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहीं पे हेनरी जी ने एक लॉ दिया था, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विच इज अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। अब जिन बच्चों को पार्शियल प्रेशर का मतलब नहीं पता है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मान लेते हैं आपके पास कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उन मिक्सचर ऑफ गैसेस में अगर मुझे पर्टिकुलर एक गैस का प्रेशर डिफाइन करना है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर बोलूंगा। तो यहां पे हमें कौन सा गैस का प्रेशर लेना है, तो आपके पास आपको किस गैस का प्रेशर लेना है, जो इस सॉल्यूशन के ऊपर आपके गैस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उनका प्रेशर आपको कंसिडर करना है। तो यहां पे इस गैस के लिए हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर।
क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस आपके प्रेजेंट हो। तो किसी एक पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए मुझे अगर डिफाइन करना रहेगा तो मैं इस यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर। तो हेनरीज लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है जो कि विच इज अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये वाला जो आपका फॉर्म है हेनरीज लॉ का, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इसी फॉर्म से आपके सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये आपका जो मैथमेटिकली आप देख रहे हो कि आपका क्या बोल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, अगर मैं यहाँ देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब ये सॉल्यूशन के ऊपर वाला जो गैस का जो प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो गैस डिसॉल्व हो जा रही है इस सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम बात करते हैं जो आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे आपका जो पहला फैक्टर है क्या बोल रहा है कि अगर आपका गैस अगर आपका चेंज हो जाएगी तो ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी जो KH है ये भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एट पर्टिकुलर प्रेशर पे। सेकंड आपका जो फैक्टर है क्या बोल रहा है, एट पर्टिकुलर प्रेशर, मतलब अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, दैट सपोज अभी आपने देखा था क्या बन रहा था आपका फॉर्मूला, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आपका कांस्टेंट आता है KH इनटू और ये आपका मोल फ्रैक्शन दैट इज द काई। तो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं, इट मींस एट पर्टिकुलर प्रेशर पे, तो ये मोल फ्रैक्शन को मैं नीचे लाता हूं, दैट इज P बाई काई इज इक्वल टू दैट इज द KH। तो एट पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप देखोगे अगर KH की वैल्यू बढ़ रही है, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा गैस का इन द सॉल्यूशन में, क्या होगा, घटेगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन अगर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। इट मींस कि KH की वैल्यू बढ़ाने से एट पर्टिकुलर प्रेशर पे जो आपका मोल फ्रैक्शन है दैट इज द काई, वो आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एज अ रिजल्ट आपको ये देखने को मिलता है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की इन दी सॉल्यूशन वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। थर्ड फैक्टर क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू ऑफ KH है टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी क्या हो जाती है, KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ये NCERT से ही मैंने टेबल आपका लिया हुआ है, आपका डिफरेंट गैसेस का है और डिफरेंट टेम्परेचर पे है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, अगर एक पर्टिकुलर गैस की ही मैं बात कर रहा हूं एट डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो आप देख रहे हो कि अगर मैं 293 केल्विन से 303 केल्विन जा रहा हूं तो जो KH की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जा रही है। 293 केल्विन पे आप देख रहे हो कि 76.48 है, बट 303 केल्विन आया तो कितनी हो गई आपकी 88.84। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन क्या होगा, घटेगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। और अगर मैं डिफरेंट गैसेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी देखोगे, जैसे 293 केल्विन देख लेते हैं और एक आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 293 केल्विन और ऑक्सीजन का 293 केल्विन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग गैसेस का एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो KH की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा होगी उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूशन में क्या होगी, वो कम होगी। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज। तो इसका जो सबसे पहला आपका जो एप्लीकेशन है, आप देखोगे आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते होगे, तो सॉफ्ट ड्रिंक को जब ओपन करते हो, उसका जब ढक्कन ओपन करते हो तो क्या होता है, आपको फिस करके साउंड आता है और आपके कुछ बबल्स दिखाई देते हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है कि वहां पे जो आपका जो CO2 गैस जो थी, जो कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक में जो डिजोल्व थी, वो क्या हो रहा है आपकी, वो बाहर निकल गई। क्यों बाहर निकल गई, क्योंकि हमने उसका प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। इसीलिए अगर मुझे CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी मुझे इंक्रीज करनी है सॉफ्ट ड्रिंक में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बॉटल को मुझे जो सील करना पड़ेगा वो अंडर हाई प्रेशर पे सील करना। तभी तो आपका हम बोल रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है।
तो ये आपका जो हेनरीज लॉ आपका जो बॉटल्स होते हैं वहां पे आपका एप्लीकेबल होता है कि जो वो सॉफ्ट ड्रिंक में आप देख रहे हो कि जो CO2 गैस आपकी जो डिजोल्व है वो अंडर हाई प्रेशर आपकी डिजोल्व हो रहती है और उसको हम सील्ड कर रखते हैं। जैसे हमने उसका क्या कर दिया, बॉटल का ढक्कन ओपन किया, मतलब प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो CO2 गैस है वो बबल के फॉर्म में क्या हो रही है, बाहर आ जा रही है। सेकेंड एप्लीकेशन आपकी हेनरीज लॉ की जो है विच इज रिलेटेड टू स्कूबा डाइविंग। अब स्कूबा डाइविंग क्या होता है, बेसिकली एक आपका ये एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है। सी में हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और हम एक्वेटिक स्पीशीज को हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो जो पर्सन आपका सी में अंदर जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं। ये मान लेते हैं, ये जो स्कूबा डाइवर्स है अगर विदाउट कैरिंग एनी ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना, मतलब आपका ये पीछे आप देखे होगे ना, वो सिलेंडर कैरी करके ले जाते होंगे। मान लेते वो अगर कैरी करके नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी आपका विदाउट ऑक्सीजन कैरिंग सिलेंडर वो नहीं कर रहा है, सीधा आपका ऐसे ही जा रहा है, तो होगा क्या आप उस पर्सन के साथ, वो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो क्या करता है, पानी क्या करता है उस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा। तो जितना हम पानी में अंदर जाएंगे उतना पानी आप पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। तो ऐसा देखा गया है कि 10 मीटर पे आपका जो प्रेशर पानी लगाता है वो कितना लगाता है, करीब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है। तो मान लेते हैं आप पानी में काफी अंदर चले गए तो पानी आप पे प्रेशर लगा रहा होगा। तो पानी जब प्रेशर लगा रहा होगा तो उसकी वजह से होगा क्या, आपका जो लंग्स है वो क्या हो जाएगा, आपका सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पीछे हम क्या करते हैं, कैरी कर लेते हैं, हम अपनी पीठ पे हम जो कैरी करते हैं वो आपका कंप्रेस्ड एयर का एक सिलेंडर कैरी कर लेते हैं। अब उस कंप्रेस्ड एयर में मान लो आपकी सिंपल आपकी एयर फिल है, मतलब आप उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फिल है। तो लेट सपोज आप कितने मीटर चले गए हैं पानी में, आप लेट सपोज ओशियन या सी में आप कितना मीटर चले गए, लेट सपोज आप 20 मीटर नीचे चले गए। तो अगर आप 20 मीटर चले गए तो आप पे जो प्रेशर लगा रहा होगा पानी, वो बाहर से कितना लगा रहा होगा, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होगा। तो ऑक्सीजन जो आपका कंप्रेस्ड एयर का जो सिलेंडर है, तो वहां से आप जो एयर आप जो इनहेल कर रहे होगे वो कितने प्रेशर से इनहेल कर रहोगे, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इनहेल कर रहोगे। तो उसकी वजह से होगा क्या कि बाहर से लंग पे आपका जो प्रेशर पड़ रहा था वो आपका कितना, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप अंदर से भी कितना आप उस पर प्रेशर दे रहे हो, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से आपका जो लंग्स है वो आपका क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा। ना तो वो कोलैप्स करेगा, ना तो वो आई मीन ना तो वो कंप्रेस्ड होगा, ना तो वो एक्सपांड होगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप सिंपल कंप्रेस्ड एयर को अगर आप ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप हाई डेप्थ में चले जाओगे तो क्या होगा, आपकी जो जो आपने ये जो गैस इनहेल की है, आई मीन जो आपने एयर इनहेल की, तो इसमें नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा, ये जो गैस है हाई प्रेशर पे क्या हो जाएंगे, आपके ये ब्लड में क्या हो जाएंगे, आपके ये डिजोल्व हो जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे आपके जो स्कूबा डाइवर्स है वो जैसे आपके सरफेस पे आएंगे, पानी के सरफेस पे आएंगे, तो क्या होगा, अब आपका जो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब गैस क्या होगी, बाहर निकलना स्टार्ट होगी। तो होगा क्या, आपका जो ऑक्सीजन है वो तो आपका एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वो आपके बॉडी में यूज हो जाएगी, पर जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, आपके जो आपका ब्लड स्ट्रीम है वहां पे क्या होती है, वो बबल बना देती है। और ये बबल बनाने वाली जो कंडीशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंट्स। तो बेंट्स आपकी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो जो भी आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जो कंप्रेस्ड एयर ले जाते हैं, वो कंप्रेस्ड एयर मतलब उसमें जो एयर जो फिल है बहुत ही हाई प्रेशर में फिल है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, वो उस कंप्रेस्ड एयर में वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उस एयर को डाइल्यूट कर देते हैं, किससे, हीलियम गैस से। तो जो हीलियम है वो क्या होती है, आपकी डिजोल्व नहीं होगी आपके ब्लड के साथ, और एज अ रिजल्ट आपका ये जो मेडिकल कंडीशन है हम क्या कर सकते हैं, इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, जो भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट ऑन द बायो। थैंक यू।